नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा विशेष खामोश और कहीं तीखे बोल। मोदी सरकार के 16 महीने पूरे हो चुके हैं। इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात कहते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं और उनके अपने तारीफ भी करते हैं। वहीं दूसरी ओर उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। यूं तो काले धन, भ्रष्टाचार, पाकिस्तान से सीमा विवाद और सुरक्षा के जो मुद्दे हैं, इसको लेकर लगातार विपक्षी उन्हें घेरते रहे। लेकिन जब अपने ही उन पर पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर, सीमा पर हो रहे सीज फायर उल्लंघन को लेकर तीखे हमले करते हैं, तो जाहिर सी बात है चोट बहुत गहरे तक जाती है और कई सवाल भी उठते हैं। इसी तरह के सवाल आरएसएस से भी उठते रहे हैं। वर्तमान जो सवाल है वो लोकसभा में कामकाज को लेकर भी हुआ है। तो इस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी हैं और जब अपनों की ओर से सवाल खड़े किए जाते हैं तो वो दूर तक जाते हैं। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी की खामोशी भी कई तरह के सवालों को जन्म देती है। उनका ये कहना कि अगर वो कुछ कहेंगे तो अटल जी को अच्छा नहीं लगेगा, इसके भी राजनीतिक पंडित कई मायने निकाल रहे हैं। यही है हमारा आज का विशेष, कहीं खामोशी तो कहीं तीखे बोल। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 16 मई 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की शुरुआत। मोदी सरकार को बने लगभग 16 महीने हो चुके हैं। जहां एक तरफ मोदी सरकार ने अपने कार्य पर वाहवाही लूटी है, तो वहीं दूसरी तरफ कई आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। जिन मुद्दों पर बीजेपी ने सरकार बनाई थी, जिन बातों पर वोटर्स को लुभाया था, चाहे फिर वो काले धन का मामला हो या फिर भ्रष्टाचार का या फिर सीमा सुरक्षा से जुड़े मामलों का, वादे पूरी नहीं होने पर कहीं न कहीं सवाल पैदा होने लगे हैं। तो वहीं अब धीरे धीरे पार्टी की अंदरूनी कलह सामने की आने लगी है। हर कोई अपने अपने तरीके से मोदी सरकार को घेरने में लगा हुआ है, चाहे फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, विपक्षी हो या फिर पार्टी के सहयोगी हो। हर तरफ से मोदी सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सोमवार को आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। जवानों की शहादत पर जहां एक ओर पूरा देश शोक में है, तो वहीं शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए मोदी सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल खड़े कर दिए। पार्टी ने लिखा है कि पाक में घुसकर मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है और इसके लिए मनोबल विदेशों से उधार नहीं लिया जा सकता। पार्टी के इस बयान से ये साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं शिवसेना मोदी सरकार से नाखुश है। एक तरफ शिवसेना मोदी सरकार पर हमला बोल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बीच मार्गदर्शक मंडल में शामिल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। आडवाणी ने कहा कि आजकल जो भी हो रहा है वो बीजेपी सरकार में कमी को दिखाता है। आडवाणी का इतना ही कहना काफी है, क्योंकि सत्ता के दौर से बाहर होने के बाद आडवाणी और मोदी के रिश्ते सामान्य नहीं हो गए हैं। इससे पहले भी लाल कृष्ण आडवाणी मोदी सरकार को निशाने पर ले चुके हैं। इसी साल जून महीने में आडवाणी ने एक इंटरव्यू में आशंका जताई थी कि संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा होने के बावजूद इस समय जो ताकतें लोकतंत्र को कुचल सकती हैं, वे मजबूत हुई हैं। जाहिर है यहाँ भी उनका इशारा मोदी की ओर ही था। हिंदुस्तान की राजनीति की स्थिति ऐसी होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनसंघ को अकेले अपने बलबूते पर पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिलेगी। जहाँ एक तरफ मोदी सरकार पर चौतरफा हमला हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आरएसएस ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में राहुल गांधी पर
तीखा वार किया है। संघ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बिना काम किए 56 दिनों का वेतन और दैनिक भत्ता लिया है। तो आइए आपको बताते हैं कि नियम क्या कहता है। 1954 में बने इस नियम के अनुसार हर सांसद को 50,000 रुपए हर महीने वेतन का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा संसदीय कार्यवाही के लिए हर दिन संसद आने या इससे संबंधित संसदीय कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने पर 2,000 रुपए का भत्ता भी दिया जाता है। लेकिन ये भत्ता तब भी दिया जाता है जब आप उपस्थित हो। लेकिन आरएसएस ने इस मुद्दे को उठाकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान तो लगा ही दिए। जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेश में अपने कार्यकाल में हुए कामों के जरिए वाहवाही ली रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई आलोचनाओं का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। जिन मुद्दों पर बीजेपी ने सरकार बनाई थी, जिन बातों से वोटर्स को लिखाया था, आज उन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्षियों और दबी जुबान अपनों का हमला लगातार जारी है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो देखा आपने किस तरह से इशारों में या फिर बिल्कुल सामने इस तरह की आलोचनाएं सरकार की हो रही हैं। और जाहिर सी बात है, जब आलोचना सरकार की होती है तो नेता पर ही निशाना होता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता DK जैन साहब, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता करुणा शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, आपसे ही शुरू करते हैं। ये 3 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मकसद शायद एक ही जैसा है। आप इसको कैसे देखते हैं? रिजवान भाई, आडवाणी जी ने ये जो हमला किया है ये कोई नया नहीं है, लेकिन एक अजीब सी बात है कि इसमें अटल जी का नाम घसीटा गया है। अब अटल जी की जो शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य की स्थिति है वो सभी को मालूम है कि वो बात करने की स्थिति में भी नहीं है। दरअसल वो निशाना मोदी की तरफ था, लेकिन उन्होंने कहीं पर निगाहें कहीं के पर निशाना की शैली में अपनी बात कही है और इसके पहले भी वो कहते आए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सरकार के जितने मंत्री हैं वो खुद जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और सरकार पे जो हमला हो रहा है और जिस प्रकार का परिदृश्य बना हुआ है वो बहुत ही हास्यास्पद है। हमको ऐसा लगता है और सबको ऐसा प्रतीत भी होता है और ये लोगों में एक जनमत तैयार हो रहा है, लोगों में एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि एक इतनी बड़ी सफलता की सरकार है, इतनी बड़ी 285 सीटें जिसने जीती हों, कहीं ऐसा परिलक्षित नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा तंत्र जो जनमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को मिला है उसका जो एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए वो कहीं नजर नहीं आ रहा, बल्कि पार्टी के अंदर ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। और जो नरेंद्र मोदी हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनके टॉप एजेंडे में इस वक्त कूटनीति और विदेश नीति है। ऐसी स्थिति में जो हमारा घरेलू मोर्चा है, घरेलू मोर्चे की जो समस्याएं हैं वो इन आरोप प्रत्यारोप में कि विदेश यात्राएं कितनी हुई हैं और अमेरिका में उन्होंने क्या कहा और जर्मनी के चांसलर से उन्होंने हाथ मिलाया तो क्या स्थितियां बनी, ये सारी चीजें जो नॉन इश्यूज हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण मीडिया में भी होते जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आरोप प्रत्यारोप अगर कांग्रेस की तरफ से होते हैं या प्रतिपक्ष के अन्य दलों की तरफ से होते हैं तो ये बात समझ में आती है, लेकिन पार्टी में जब आरएसएस के प्रमुख और पार्टी के जो मार्गदर्शक मंडल के सबसे प्रमुख नेता है लालकृष्ण आडवाणी, उनकी तरफ से ये उठता है तो इसको सिर्फ इस रूप में हम नहीं देख सकते कि आडवाणी जी सफोकेशन में है या आडवाणी जी की कोई शिकायत है। आडवाणी जी ने जो बातें पिछले समय में जो कही हैं वो लगता भी है कि वो सिर्फ उनकी अपनी अंदर की पीड़ा ही व्यक्त नहीं करती है, बल्कि वो वास्तविकता है और वो जो लोग देख रहे हैं या आडवाणी जी देख रहे हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, उसमें कोई बहुत ज्यादा दूरियां नहीं है। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये चीज जो है पार्टी और संघ के बीच में और सरकार के बीच में इस पर चर्चा होना चाहिए और इसका कम से कम एक ये नीति बनना चाहिए कि पार्टी के अंदर जो इस तरह की स्थितियां हो रही हैं, इससे ठीक है
पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन जो सरकार की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति सामने आती है इसके कारण। बिल्कुल। बीके जैन साहब, आप क्या कहेंगे? एक तरफ आडवाणी जी कहते हैं कि जैसे मैं कुछ नहीं कहूँगा तो अटल जी को तकलीफ होगी। 5 जनवरी में लोकसभा के कामकाज पर सवाल उठाया। राहुल गांधी जितने दिनों नहीं रहे उनको उतने दिन का भुगतान भी कर दिया। जाहिर सी बात है, लोकसभा में बहुमत किसका है, सरकार किसकी है, कामकाज करने का तरीका किसका है। और वहीं दूसरी ओर शिवसेना जो है वो लगातार नसीहत रोज देती है, रोज सवाल खड़े करती है, और लगता है कि आपके बीच में कोई संवाद ही नहीं। रिजवान भाई, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर और हमारे भाई साहब पंकज पाठक जी की बातें सुनने के बाद यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से आशा अपेक्षा बहुत है। जन सामान्य की ही नहीं, हमारे पत्रकार भाइयों की, हमारे राजनेता भाइयों की, वैश्विक स्तर पर सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से विशेषकर लोगों की आशाएं अपेक्षाएं बहुत है। भारतीय जनता पार्टी इस बिगड़े हुए तंत्र को सुधार कर देश को विकास में तेजी से ले जाने के लिए जितना भी प्रयास करे वो कम है, क्योंकि पिछले 65 साल से जो भारत पिछड़ा रहा, जो तंत्र में विशुद्धियां अशुद्धियां पाई गई, जो लोगों को गलत तरीके से काम करने की, घूसखोरी करने की, भ्रष्टाचार करने की जो आदतें पड़ गई पिछले शासन में, उनको यकायक दूर कर देना, तंत्र को सुधार देना, विकास की गति को त्वरित गति प्रदान करना, ये सब रातों रात तो नहीं हो सकता। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, संघ और संगठन अपने पूरे प्रयास से, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि समन्वय बैठक दिल्ली में भी हुई, प्रदेश में भी समन्वय बैठक हुई, विचार किया गया कि देश की समस्याओं को किस तरह से दूर किया जा सकता है, किस प्रकार से और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन देश को दिया जा सकता है। जहां तक माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का कथन है कि अटल जी नाराज हो जाएंगे, ये उनके, देखिए माननीय आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष हैं और किसी भी परिवार के बड़े को, वरिष्ठ को यह अधिकार होता है कि वो अगर संतुष्ट नहीं है तो वो अपने छोटे लोगों को, उत्तरदायी लोगों को शिक्षा दे सकता है, नसीहत दे सकता है, उनको सही मार्ग पर लाने की प्रयास कर सकता है। तो पितृ पुरुष का ये अपेक्षा करना कि गति और तेज होना चाहिए, ये कोई गलत नहीं है। ना मैं इसको फ्रस्ट्रेशन कहूंगा और ना मैं इसको आंतरिक फूट कहूंगा। जहां तक दूसरी बात है, कश्मीर में जो 4 जवान हमारे शहीद हुए हैं, वो वास्तव में एक दुख की बात है। जब हमारा कोई भी जवान शहीद होता है सीमा पर देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, तो दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन हम आतंकवादियों को अपने देश से खदेड़ रहे हैं, उनको बिल्कुल घुसने नहीं देंगे। इसके लिए प्रतिबद्ध है सेना हमारी, और वो अपनी जान की बाजी लगाकर, शहादत देकर भी इस कार्य को पूरा कर रही है। बात आती है, देखिए समाजवादी पार्टी का उदाहरण अपन ले, उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह जी ने कई बार मंच पर बैठे हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नसीहतें दी हैं, उनको शिक्षा दी है, उनको कान मरोड़े हैं। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के भी अगर पितृ पुरुष हैं, कोई सीनियर लीडर्स हैं, कोई सीनियर सदस्य हैं इस परिवार के, और वो अपने परिवार को के कार्य को और त्वरित गति देना चाहते हैं और तेजी से विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, तो इसको हम आंतरिक फूट कहीं से नहीं कह सकते। चलिए बिल्कुल बिल्कुल जैन साहब, कमल शर्मा, आप क्या कहेंगे इन सारी चीज़ों को, और 50 सालों में जो कुछ आपने बिगाड़ा है अब ये सुधार रहे हैं? IIM, IIT जैसे संस्थान, भाखड़ा नंगल, रिहंद जैसे बांध, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतना सड़कों का जाल, इतना रेलवे का जाल, एटॉमिक संयंत्र, इसरो जैसे संगठन, ये सारी चीजें देश को देना, बनाना, अगर देश को बिगाड़ना है तो फिर देश को बनाने की परिभाषा क्या है, ये मैं बीजेपी से ही समझना चाहूंगी। भ्रष्टाचार की आदत पड़ गई। नहीं सर, देखिए पहली चीज तो ये कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है अच्छा, जो कुछ भी आया है नया, ये मोदी जी की सरकार आने के बाद ही हुआ है। तो क्या ये सारी चीजें सिर्फ 16 महीनों में हो गई? ये जितना कुछ भी देश को मिला है, जितना कुछ भी आज तक देश पहुंचा है आगे, वो सारा सिर्फ 16 महीने में हो गया। ये वही बीजेपी है जिसने जब राजीव जी कंप्यूटर का लेके आए थे तो बैलगाड़ी पे बैठ के सदन पहुंचे थे कि विरोध करते हुए, और आज ये कह रहे हैं कि हम आगे चलने वाले हैं, देश को प्रगति दे रहे हैं, और कांग्रेस ने जितना किया है वो देश का सिर्फ बुरा किया है। रही बात जो जैन भाई साहब ने बोली कि बहुत ज्यादा आकांक्षाएं, अपेक्षाएं जोड़ के रखी हैं जनता ने, शायद इसलिए
ये सारी बातें आ रही हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये आकांक्षाएं, आशाएं, सब्ज बाग दिखाए किसने? ये आप ही ने दिखाए हैं। कांग्रेस बोलने नहीं आई थी ना, कांग्रेस ने देखिए, जब आप बोले मैंने चुपचाप सुना, मैं बोल रही हूँ आप सुनिए। भाषण ना तो राहुल जी के यहाँ से लिख के पहुंचे थे, जब लेडीज फर्स्ट का पालन नहीं किया है तो नहीं, देखिए उनको जी, विपक्ष की बात इन्हें सुनने की आदत डालना चाहिए, क्योंकि ये जो जिस गलतफहमी में जी रहे थे, इन्होंने एक और बहुत बड़ा सपना पाल रखा था कि कांग्रेस की क्योंकि कुछ कम वहां पे उपस्थिति दर्ज हुई है, तो इन्हें लगा था कि विपक्ष की भूमिका तो कुछ रहने नहीं वाली है, हम जो चाहेंगे मनमाना कर लेंगे। इसका नतीजा इन्हें मिल चुका है, ये उदाहरण देख चुके हैं कि इनकी मनमानी कांग्रेस के 40-44 सांसद भी नहीं चलने दे रहे। इन्होंने उनको 9 को निकाल दिया, निष्कासित कर दिया, आगे भी कोशिश की, उसके बाद भी ये अपनी मनमानी नहीं चला पाए। तो ये गलतफहमी में तो रहे ना कि कम या ज्यादा की उपस्थिति से या महिला या किसी और की उपस्थिति से कोई फर्क पड़ना है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि वो सब बात दिखाई किसने? क्या कांग्रेस के किसी नेता ने मोदी जी को भाषण लिख के दिया था, या कांग्रेस की तरफ से कोई वह चीज पहुंची थी, या हमसे पूछ के वहां बोला गया था कि साहब 150 दिन में काला धन वापस आ जाएगा, अगर एक सैनिक का सर कटेगा तो उसके बदले 10 सैनिकों के सर लेके आए जाएंगे, ये किया जाएगा। कड़ो जी, जो आज का हमारा विषय है जी, हमारा विषय यही है कि आडवाणी जी कहते हैं अटल जी को बुरा लगेगा अगर वो कुछ कहेंगे, तो वो इस तरह से मौन क्यों साध रहे हैं। 5 जन ऑर्गेनाइजर जो है वो लिख रहा है कि लोकसभा में राहुल गांधी को भत्ता दे दिया गया जो वो थे ही नहीं। उसके अलावा शिवसेना का सामना जो है वो रोज एक नए नए आरोप लगाता है। अब कई प्रधानमंत्रियों की भी पीछे तारीफ कर चुका है, अब ये नया उसने फिर सीमा पर जो कुछ हुआ उसको लेकर किया। तो इसको आपका क्या नजरिया है इन सारी चीजों को लेकर, और आप क्या देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है? रिजवान सर, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि विदेश यात्रा से फुर्सत मिले तब तो प्रधानमंत्री जी देखें कि घर में क्या हो रहा है। ये तो एक राहुल जी का भुगतान हुआ जो कि रिकॉर्ड पे उन्होंने देख लिया, या जिस तरह से भी उन्हें पता चली वो चीज, तो वो खुद इस चीज को लेकर, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सदन की कार्यवाही को लेकर अगर राहुल जी जैसे व्यक्ति की उपस्थिति को लेकर इस तरह अगर ये कर सकते हैं, तो ये और कौन से कितने फर्जीवाड़े भ्रष्टाचार पूरे देश में कर रहे होंगे। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। सरकार आपकी है, पैसे आप दे रहे हैं, सारा रिकॉर्ड आपको रखना था, राहुल जी कब आए कब नहीं आए, किस समय गए, किस समय वो उपस्थित रहे, किस समय नहीं रहे। तो ये पेमेंट किसने किया? तो राहुल जी ने ले क्यों लिया? वो आपने क्यों दिया? आपने दिया क्यों? और अभी तो ये पहले ये तो पता चले कि राहुल जी तक वो पहुंचा है, उन्हें ये चीज पता भी चली है या नहीं चली है। पहले अभी तो ये कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि वो पहुंच गया है, राहुल जी को ये पता है कि इतना ज्यादा पेमेंट मेरे पास आ गया है। ये मुद्दा पहले ये स्पष्टीकरण तो है। तो पहली चीज तो सर जी, आप अपने देश के खर्चों से जो विदेशी में यात्राएं कर रहे हैं, इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जब कोई दूसरा देश आपको बुलाता है, निमंत्रित करता है, तब सारा खर्चा वो उठाता है, उसकी सरकार उठाती है। लेकिन जब आप खुद दौड़ दौड़ के जा रहे होते हैं तो वो सारे खर्चे आपकी अपनी सरकार को बियर करना होते हैं। लेकिन ये जाने से ढेर सारा FDI होगा, ढेर सारा इन्वेस्टमेंट होगा। FDI सर, FDI का तो ये विरोध कर रहे थे, FDI का तो ये विरोध कर रहे थे, कुछ चीजों में विरोध कर रहे थे, कुछ चीजों में विरोध कर रहे थे। नहीं, ये अधिकतर चीजों में देखा जाए तो ये FDI के बेसिकली ये विरोध में ही थे। इन्हें लग रहा था कि FDI से देश बिक जाएगा, फिर अब ये किस FDI की चिंता कर रहे हैं। और दूसरा, ये जो विदेश यात्रा पे जा रहे हैं तो उसके साथ में कितना उसका रिजल्ट आ रहा है, और उस जो बाहर से रिजल्ट आ रहा है उसके साथ में उस बीच में देश में क्या स्थितियां हो रही है। किसान आत्महत्या कर रहा है, महंगाई बढ़ रही है। पंकज जी से पूछते हैं। पंकज जी, किसान आत्महत्या कर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, सद्भाव बिगड़ रहा है, ये सारे आरोप विपक्ष लगाता रहा है। अब सीमा पर तो तनाव है ही, और सीमा पर जिस तरह से पाकिस्तान का जो रवैया है उनको लेकर शिवसेना ने भी सवाल खड़े कर दिए। ये सारी चीजें आप क्या देखते हैं, इसमें क्या होना क्या चाहिए? अब क्या इसी तरह से चलना है राजनीति? देखिए रिजवान भाई, दो बातें बहुत घिस गई हैं पिछले 1-1.5 सालों में। एक चीज तो ये भारतीय जनता पार्टी और संघ की तरफ से ये बार बार स्पष्टीकरण दिया जाता है कि बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी से अपेक्षा थी, तो क्या अपेक्षा वापस ले ली जाए? जो अपेक्षा की गई थी तो वो अपेक्षा पूरा करने का समय है। तो फिर इसके जवाब में कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार द्वारा कि 50-60 साल आपको कांग्रेस को आपने दिए,
तो 1-1.5 साल में हम रिजल्ट कैसे दे सकते हैं? तो सवाल ये है, क्या आपको भी 50-60 साल के समय में रिजल्ट देना है क्या? अगर कांग्रेस ने गलती की कि वो 50 साल में भी रिजल्ट नहीं दे पाए, तो क्या आप भी 50-60 साल शासन करने के बाद रिजल्ट नहीं देना मतलब चाहेंगे? आप भी ये मानते हैं कि कांग्रेस 50-60 साल में कोई रिजल्ट दे नहीं पाई? देखिए, कांग्रेस ने 50 चलिए, आपसे प्रवक्ता की तरफ से कुछ पूछता नहीं हूँ, तो इसलिए कि अगर आप इस तरफ जाएंगे तो लोग कहेंगे लोग कांग्रेस नहीं, जाहिर है। इस तरफ जाएंगे। देखिए, हमारा मूल विषय वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से बिल्कुल सही है कि जैन साहब की बात से मैं एग्री करता हूं कि 50-60 सालों में कांग्रेस ने वो रिजल्ट नहीं दिया जो 50-60 सालों में देश को मिलना चाहिए था। लेकिन अब ये 50-60 साल मांगने की बात नहीं है, जो अभी दिया गया समय है उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि हमें 5 साल और चाहिए। आपके सामने जो 5 साल है, आपके सामने जो समय अभी है, अगला 1 घंटा है, अगला 1 दिन है, उसमें आपको रिजल्ट देना चाहिए। लेकिन अब अगर आप, तो चलिए ठीक है, आपकी टॉप प्रायोरिटी जो है, अगर हम ये मान लेते हैं कि विदेश नीति है, कूटनीति है, तो हमारे पड़ोसी के साथ हमारा व्यवहार क्या है? मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा पड़ोसी जो है वो ज्यादा हाई प्रोफाइल स्थिति में है, वो ज्यादा आक्रामक स्थिति में है, और हम जो है पहले भी उसी डिफेंसिव स्थिति में थे कांग्रेस के समय भी। और नरेंद्र मोदी जैसे एक आक्रामक नेता, एक कहना चाहिए बहुत ही प्रगतिशील नेता, एक ऐसे नेता जो कि जिनके नाम पे ये सरकार बनी है, जिनके व्यक्तित्व के ऊपर ये सरकार बनी है, जिनके भाषणों के ऊपर सरकार बनी है, जिनके वादों के ऊपर ये सरकार बनी है, और जिन्होंने सबसे ज्यादा आक्रामक तरीके से कैंपेन करके वो पूरा जनमत अपने पक्ष में कर लिया था। वो पाकिस्तान के मोर्चे पर उनकी जो विदेश नीति सामने आई है वो बिल्कुल फुस हो चुकी है। और ये अपेक्षा करना, आडवाणी जी के भाषण है कि पाकिस्तान के जो उस जमाने के कि वो जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उनको जाके बम्बार्टमेंट कर देना चाहिए, लेकिन वो स्थिति बनी नहीं। जब अटल जी की सरकार थी उसमें ये कहा गया कि साहब हम इतनी मेजॉरिटी में नहीं हैं अभी, क्योंकि हमारे साथ दूसरे अलाई जो हैं उनसे हमें तालमेल बैठाना पड़ेगा। अभी तो आपको किसी अलाई की जरूरत ही नहीं है, अभी तो आप बहुत ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हैं। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र की बात उठती है, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना चाहिए, लेकिन वहां पर जो आतंकवादी शिविर हैं उन पर हमला करने में हिंदुस्तान का क्या होता है? तो ये जो एक आक्रामकता की जो नीति होना चाहिए, चलिए आप वो भी मत करिए, लेकिन हमारी उसकी भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या हमारी विदेश नीति इतनी कमजोर है पाकिस्तान के मोर्चे पे, जो जिसके साथ हमारी इतनी लंबी सीमा जुड़ी हुई है, और वो हमको रोज धमकियां दे रहा है, वो लोग हमको कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, और आप ये मत कहिए और आप वो मत कहिए। डीके जैन यही तो कह रहे थे कि अब किसी को भी घुसने नहीं देंगे, इसलिए मुठभेड़ होगी, किसी को घुसने नहीं देंगे। पाठक साहब, वक्त की कमी है, अब मैं इजाजत लूंगा सबसे। पंकज जी आप मेरे साथ जुड़े, डीके जैन आप जुड़े, और करुणा शर्मा आप जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये खामोशी है, तूफान के पहले का सन्नाटा है, या ये खामोशी रहने का वक्त है, ये दौर खामोशी का है, लेकिन अपने चुप भी नहीं रहना चाहते। कभी शिवसेना कुछ कहती है, कभी आरएसएस ताने मारती है। ये दौर है, क्या यही लोकतंत्र का बेहतर चेहरा है? इससे लोकतंत्र मजबूत होगा? ये उम्मीद जनता लगाए बैठी है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत।